Hello everyone, how are you all? I'm Karan Bhatt, welcomes you all in our YouTube channel. And friends, इस पर्टिकुलर YouTube चैनल में इस सीरीज में हम लोग सिविल सर्विस एज वेल एज जो मास्टर्स एंड बैचलर्स के स्टूडेंट्स हैं जो कि पर्टिकुलर हिस्ट्री में इंटरेस्ट रखते हैं उनके लिए हम लोगों ने ये डेडिकेटेड सीरीज पूरी डिज़ाइन की हुई है जिसमें हम लोग मॉडर्न इंडिया की हिस्ट्री को कवर अप कर रहे हैं और उसके लिए हमने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बुक को बेस बनाया हुआ है जो कि स्पेक्ट्रम पब्लिकेशन ने पब्लिश करी हुई है जिसका नाम है ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया। सो फ्रेंड्स, हम लोग पोर्टुगीज की हिस्ट्री के बारे में बात कर रहे थे, उनका इंडिया में कैसे अराइवल हुआ उनके बारे में बात कर रहे थे। और आज का ये जो हमारा वीडियो है वो हमारे पोर्टुगीज़ों को डेडिकेटेड सेवेंथ वीडियो है और ये पोर्टुगीज़ों को डेडिकेटेड लास्ट वीडियो भी है क्योंकि इसके बाद हम लोग डचमैन्स को पढ़ने वाले हैं। सो दिस इज़ द लास्ट वीडियो ऑफ डेडिकेटेड टू पोर्टुगीज। एंड इस पर्टिकुलर जो वीडियो है उसमें हम लोग पोर्टुगीज का इंडिया में सिग्निफिकेंस क्या रहा उसको स्टडी करने वाले हैं। बट बिफोर मूविंग अहेड मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि हमारी चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी इस पर्टिकुलर सीरीज़ का बेनिफिट्स मिल सके। ओके, सो लेट्स बिगिन। फ्रेंड्स, पोर्टुगीज़ों ने हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से पोर्टुगीज़ इंडिया में आते हैं वास्को द गामा के अराइवल से, उनके कैसे ट्रेडिंग रिलेशंस रहते हैं, मुगल्स के साथ उनके कैसे रिलेशंस रहते हैं, एंड कंटेम्प्रेरी टाइम पीरियड्स में किस तरीके से वो जो रिलेशन है वो डिक्लाइन की तरफ भी जाते हैं। और आज हमारा लास्ट मुद्दा रहेगा कि पोर्टुगीज़ों का भारत में आने का सिग्निफिकेंस क्या था। राइट। सो बहुत सारे हिस्टोरियंस ऐसा कहते हैं कि पोर्टुगीज़ों का इंडिया में आने के दो मेजर रीजंस थे। दैट इज फर्स्ट इज ट्रेडिंग एंड सेकंड इज रूलिंग। हम लोगों ने वो पिछले वीडियोस में देख लिया, लेकिन उसका सिग्निफिकेंस क्या है? उसका सिग्निफिकेंस दो एरा में आपको देखने को मिलेगा। फर्स्ट की एशिया में यूरोपियन एरा का इनिशिएशन। ठीक है, एशियन कॉन्टिनेंट में आपको फर्स्ट ऐसी कोई यूरोपियन पार्टी देखने को मिलेगी कि जो ट्रेडिंग के वजह से, ट्रेडिंग के मोटिव से इंडिया में आती है। राइट। सो दिस इज द अराइवल ऑफ यूरोपियंस इन द एशियन कॉन्टिनेंट। सेकेंडली साथ में देखने को मिलता है कि कहीं ना कहीं एशियन कॉन्टिनेंट में नेवल पावर का इवर्जेंस। ठीक है, आज से पहले एशियन कॉन्टिनेंट में नो डाउट देयर वेर द चोलास, इंपीरियल चोलास, आप लोगों को पता होगा, जिनकी हिस्ट्री पोर्टुगीज़ों से भी बहुत पुरानी है। उनको हमारी नेवी जो पावर है उसका फादर्स माने जाते हैं चोलास को। लेकिन मॉडर्न टाइम पीरियड की अगर बात करें, मॉडर्न नेवल पावर की बात करें, तो यूरोपियंस और उसमें भी स्पेसिफिकली पोर्टुगीज वेर द फर्स्ट जिन्होंने टेक्नो फ्रेंडली एंड टेक्नोलॉजिकली नेवल पावर का इस्तेमाल किया अपने एक्सपेडिशंस के दौरान। इसका एक बेसिक सा यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि इनके नेवल पावर इतनी मजबूत थी कि पोर्टुगीजों की जितनी भी शिप हुआ करती थी उसमें कैनन्स हुआ करते थे। कैनन्स यानी कि तोप, समझ लो कि ये यहाँ पे आपका शिप आपको दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे छोटे छोटे ऐसे सर्कुलर विंडोज बनाए जाते थे जिसमें यहाँ पे आपके कैनन्स लगाए जाते थे। तो अगर यहाँ से कहीं पे भी आपको किसी को भी यहाँ पे अटैक करना है आपके एनिमीज को, तो आप इजीली अटैक कर सकते हो। तो ये कहीं ना कहीं पोर्टुगीज सुप्रीमसी दिखाता है नेवल रीजन की अगर बात करें तो उसके अंदर। और उसी की वजह से ये एक रीज़न था कि उनका जो डोमिनेंस था, उनकी जो मोनोपोली थी वो ट्रेड पे कायम हो सकी थी। क्यों? क्योंकि उनको कॉम्पीट करने वाला कंटेम्प्रेरी टाइम पीरियड में कोई भी नेवल पावर नहीं था। इस वजह से यहाँ पे आपको देखने को मिलता है कि इंडियन ओशियन ट्रेडिंग सिस्टम में पोर्टुगीजों के आने से यहाँ पे मोनोपोली हो जाती है। भले ही थोड़े टाइम पीरियड के लिए, थोड़े टाइम पीरियड के लिए, लेकिन मोनोपोली दे गाइस वेर एंजॉइंग। देखने को मिलेगा कि 16th सेंचुरी के ड्यूरेशन में मालाबार कोस्ट पे पोर्टुगीजों ने एक नई ही टेक्नोलॉजी बताई जिसमें उन्होंने अपने जितने भी मैंस हैं, जितने भी उनके सोल्जर्स हैं, ठीक है, उनको बॉडी आर्मर दिया। यहाँ पे बॉडी आर्मर यानी कि जैकेट वगैरह जो आपको आज के मॉडर्न टाइम पीरियड में बुलेट प्रूफ जैकेट वगैरह आपको देखने को मिले होंगे, वैसे ही बॉडी आर्मर्स प्रोवाइड करवाए उन्होंने अपने शिप्स के थ्रू। गन्स लैंडेड करवाए यहाँ पे एशियन कंटिनेंट में, तो भी स्पेसिफिक इंडिया में। एंड देन उन्होंने जो है मिलिट्री इनोवेशन पूरे इस पर्टिकुलर इंडियन सब कॉन्टिनेंट में कराया। और उस पर्टिकुलर मिलिट्री इनोवेशन से मुगल एम्पायर ने भी बहुत सारी सीख ली और मुगल बादशाहों ने भी गन्स एंड एक्सवाइजेड चीज़ों का अपनी आर्मरी में, अपने जो आर्टिलरीज हैं उसमें उसे शामिल किया, उनकी फोर्सेस में उसे शामिल किया।
देखने को मिलेगा कि साथ ही साथ ये ऑफशोर की बात हुई। अगर ऑनशोर की बात करें तो पोर्टुगीजों ने एक ऐसी इन्फेंट्री सिस्टम तैयार करी हुई थी जो स्पेनिश मॉडल के ऊपर यहाँ पे बेस्ड थी, और ये स्पेसिफिक डिज़ाइन कही गई थी कि डच से जो यहाँ पे कंपटीशन थी, हॉलैंड के जो लोगों से यहाँ पे देखने को मिलेगा आपको कि जो प्रेशर था, जो उनके कंपटीशन थी, एंड साथ ही साथ आपके इंग्लिशमैन से जो कंपटीशन थी, उस कंपटीशन के सामने लड़ने के लिए यहाँ पे स्पेनिश मॉडल पे आप पोर्टुगीजों ने इन्फेंट्री ग्रुप्स भी तैयार किए हुए थे। आपको देखने को मिलेगा कि यही जो ग्रुपिंग सिस्टम है वो पहले फ्रेंचों ने अपनाई, देन इंग्लिश ने अपनाई, देन आपको देखने को मिलेगा कि मराठा एंड सिख ने भी अपने अपने रेजिमेंट्स में, अपने अपने आर्मीज में उसे अपनाया था। तो दिस इज द सेकंड सिग्निफिकेंस जहाँ पे आपको मिलिट्री इनोवेशंस देखने को मिलेंगे यहाँ पे पोर्टुगीजों के आने की वजह से। देन आगे चलते हैं जहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि पोर्टुगीज वर द मास्टर ऑफ इम्प्रूव टेक्नोलॉजीज टेक्निक्स एट सी। उसे आप देखोगे कि पोर्टुगीज गवर्नर्स भी जो है वो अपने आप को, मतलब पोर्टुगीज कम्युनिटी को मास्टर ऑफ इंडियन ओशियन बनाना चाहते थे। और ये क्यों बनाना चाहते थे? क्योंकि उनके पास इम्प्रूव टेक्नोलॉजी थी जहाँ तक आपके सी एंड नेवल पावर की बात आती है। तो अब ये टेक्नोलॉजी कैसी थी कि उनके जो डॉक्स होते, उनके जो डेक्स होते थे, समझ लो कि ये शिप है तो एक नॉर्मल शिप एक ऐसी हुआ करती थी, लेकिन पोर्टुगीजों के शिप में यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे कि मल्टीपल डेक्स हुआ करते थे। कि भाई एक शिप है यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे डेक्स होंगे, यहाँ पे डेक्स होंगे, यहाँ पे डेक्स होंगे, तो मतलब ज्यादा कार्गो ये लोग क्या कर सकते थे, एक साथ ले जा सकते थे। मतलब अगर आपको समझ लो कि 500 टन कार्गो ले जाना है तो इंडिया की आपको 10 से 12 शिप लग जाती थी, जबकि वो 500 के 500 टन कार्गो जो है वो दो पोर्टुगीज शिप में ही आप इजीली ले जा सकते थे। तो मतलब उसकी कैपेसिटी अच्छी थी। साथ ही साथ आपकी उसकी डिजाइन कुछ ऐसी थी कि उसे ना ही सिर्फ नॉर्मल राइड्स का राइड आउट के लिए बनाया गया था, बल्कि ऐसे एटलांटिक गेल्स, मतलब कि ऐसे तूफानी समंदर में भी अगर आप पोर्टुगीज शिपों को उतारते तो वो इजीली यहाँ पे सस्टेन कर जाती थी। वैसे ही उनकी कुछ शिप्स हुआ करती थी, राइट। तो दिस इज द टेक्नोलॉजी, दिस इज द टेक्निक्स दे हैव इन देयर नेवल कैपेसिटी। साथ ही साथ आपको देखने को मिलेगा कि पोर्टुगीज जो है वो कैसल्ड प्रो एंड स्टर्न टेक्नोलॉजी का यूज करते थे। मतलब क्या होता है कि ये एक शिप है आपकी, राइट। तो इसका जो आगे का पोर्शन है वो थोड़ा सा समझ लो कि इस पोर्शन की हम लोग बात करें तो वो बहुत ही शार्पन होता था, ठीक है। ये आगे का पोर्शन बहुत ही ऐसा आपको शार्पन देखने को मिलेगा कि समझ लो कि ये आगे का पोर्शन है, राइट। ये इतना शार्पन होता था कि जिसकी वजह से आपको देखने को मिलेगा कि आगे कोई भी ऑब्स्टेकल हो, चाहे विंड हो या चाहे एक्स वाई जेड आइस हो, किसी को भी आप इजीली ब्रेक कर सकते हो। और अगर ये पीछे के भाग की बात करें तो पीछे का भाग ऐसा एकदम स्टर्न हुआ करता था, ठीक है। मतलब कि ये बैलेंस बना सकता था। अगर आप देखो कि ये शिप का शेप हम लोग जोड़े तो कुछ ऐसी शिप यहाँ पे आपको पोर्टुगीज शिप्स देखने को मिलेगी। और ये यहाँ पे आपका बीच में कहीं ना कहीं उनके जो मैकेनिक्स है उनके वो सारे के सारे यहाँ पे स्टोर रहते थे। सो इस वजह से आपको देखने को मिलेगा कि इस तरीके से पोर्टुगीज जो नेवल टेक्नोलॉजी है वो डेवलप किया करते थे, एंड इसके ऊपर वो लोग काम करते थे। साथ में को मिलेगा कि आपके यही प्रैक्टिसेस, यही टेक्निक्स इंडियन बिल्डर्स ने भी अपनाए, बट अपने जो यूजेज है वो बहुत ही लिमिटेड थे, बहुत ही ट्रेडिंग पर्पस के लिए बनाए गए थे। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि पोर्टुगीज की सिर्फ सिर्फ स्किल्स सिर्फ मिलिट्री लेवल पे, नेवल लेवल पे ही नहीं, बल्कि creation of royal arsenal, dockyards and maintenance of regular system of pilots, mapping and pitting state forces against private merchant ships वगैरह वगैरह यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। ये भी उनके ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट था कि भाई रॉयल आर्सेनल क्रिएट करना। मतलब कि यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि उनके जो बम बारूद है, गोला बारूद है, वो सारे के सारे यहाँ पे क्रिएट करते थे वो लोग। डॉकयार्ड्स इतने एडवांस लेवल के बनाते थे कि उनकी शिप्स यहाँ पे स्टैंड कर सके। देन आपको एक पायलट की एक जो रेगुलर सिस्टम होती है, किसकी एंट्री होगी, किसकी एग्जिट होगी, कौन सा पायलट कब, वो पूरी सिस्टम जनरेट करेगा। वो पूरी की पूरी मॉनिटरिंग सिस्टम इन्होंने बनाई हुई थी। साथ ही साथ यहाँ पे मर्चेंट शिपिंग के अगर देखना जाए कि जो भी प्राइवेट मर्चेंट शिपिंग होगी उसको यहाँ पे डायरेक्ट कंपटीशन देते थे पोर्टुगीज लोग, ताकि उनकी ट्रेड के ऊपर मोनोपोली बनी रहे, राइट। सो दिस इज ऑल्सो अगेन द आप कह सकते हो कि डिसिप्लिनरी एक्शंस, डिसिप्लिनरी मर्चेंट शिपिंग एक्टिविटीज जो कि पोर्टुगीज कैरी डाउन करते थे। यहाँ पे आगे और देखने को आपको मिलेगा कि जो
रिलीजियस परसिक्यूशन की बात करें तो पोर्टुगीज़ों का एक नेगेटिव पॉइंट ये रहा इंडिया में कि उन्होंने जो रिलीजियस पॉलिसी उनकी अपनाई थी वो बेसिकली क्रिश्चियनिटी के ऊपर आधारित थी। उन्होंने कभी भी इंडिया के धर्म को, इंडिया की कल्चर को समझने की ट्राई नहीं करी और हमेशा से अपने ही धर्म को वो लोग यहाँ पे फॉलो करना ज़्यादा प्रिफर करें, जिसकी वजह से क्या हुआ कि उनको कल्चरल फील्ड में बहुत सारे क्लैशेस देखने को मिले हैं। बट नो डाउट, इवन दो दिस क्लैशेस वेयर दे अकर्ड एट दैट टाइम, इंडिया के अंदर पोर्टुगीज़ों के आने की वजह से बहुत सारे चर्च एंड मिशनरीज का भी फाउंडेशन शुरू हुआ। आप देखोगे कि गोवा, जो कि एक मेजर सेंटर था पोर्टुगीज़ों का, वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि आज के टाइम पे पोर्टुगीज़ों ने जो चर्चेज बनाई हुई है वो आज भी यहाँ पे रिलेवेंट है। बहुत ही आपको देखने को मिलेगा कि आज भी वो जो चर्चेज हैं वो वही कंडीशन में है, वही हाल में है। देखने को आगे मिलता है आपको कि इन्होंने कल्चरल एक्टिविटीज़ में बूस्टअप लाने के लिए क्या करा कि जो भी पेंटर्स हुआ करते थे, जो भी कार्वर्स हुआ करते थे, स्कल्प्टर्स हुआ करते थे, उन सब स्कल्प्टर्स को ये लोग पोर्टुगीज से यहाँ लाए, ठीक है, पोर्टुगल से यहाँ लाए, उनको यहाँ पे पैट्रॉन दिया और यहाँ पे उनको बोला कि आप अपनी तरीके से पोर्टुगीज कल्चर को यहाँ पे डेवलप करो। साथ ही साथ उन्होंने जो म्यूजिक है, पोर्टुगीज म्यूजिक को इंटरप्रेटर के साथ साथ इंडिया के अंदर उन्हें लॉन्च किया और पोर्टुगीज जो म्यूजिक है उसको इंडिया में लॉन्च करने का श्रेय भी आपके पोर्टुगीज कम्युनिटी को ही जाता है। तो दिस इज अगेन वन ऑफ द कल्चरल सिग्निफिकेंस अकर्ड ड्यूरिंग द रेन ऑफ पोर्टुगीज इन इंडिया। देखने को मिलेगा कि गोवा के अंदर यहाँ पे आज के टाइम पीरियड में जो भी सिल्वर स्मिथ एंड गोल्ड स्मिथ का जो फ्लरिश्ड मार्केट देखने को मिलता है, उसका श्रेय भी आपको कहीं ना कहीं पोर्टुगीजों को देना पड़ेगा। साथ ही साथ यहाँ पे आपको देखने को भी मिलेगा कि फ्रिलिग्री वर्क, यानी ऐसा वर्क जो कि किसी एक मेटल के ऊपर, जैसे हम लोग कोई फ्लावर बना दिया या फिर कोई पिकॉक बना दिया, कोई पैरट बना दिया, तो मेटल के ऊपर इस तरीके की डिजाइन बनाना, दैट इज फिलिग्री वर्क। इसके अलावा फ्रीटेड फोलिएज, अगर हम लोग बात करें जो हमारा देसी भाषा में हम लोग जिसे संदूक कहते हैं, वो संदूक बनाने की जो एक पूरा वर्क होता है उसे फ्रेटेड फोलिएज वर्क कहते हैं। उसके ऊपर बहुत सारी कलाकारी करी करी जाती है। तो इसका श्रेय भी आपके पोर्टुगीजों को ही जाता है। देखने को ये मिलता है कि चर्च का इंटीरियर ये लोग बहुत ही सिंपल रखते थे, सादा रखते थे और उसमें आपको देखने को मिलेगा कि वुड वर्क बहुत ज़्यादा होता था एंड स्कल्पचर एंड सीलिंग्स जो होती थी वो बहुत बारी पेंटेड भी होती थी। और ये सारे जो प्लान्स हैं, ये जो सारे आर्किटेक्चरल प्लान्स हैं, वो बहुत ही सिंपल एंड जनरल हुआ करते थे। इसमें कोई इतना मॉडर्नाइजेशन या इतना यहाँ पे आपको नयापन देखने को नहीं मिलता था, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट आवर पोर्टुगीज कम्युनिटी, जिन्होंने भारत में आके किस तरीके से व्यापार से लेके रूलिंग तक, ट्रेडिंग से लेके रूलिंग तक का जो पूरा एक अपना जर्नी है वो डिसाइड किया, और उस जर्नी का क्या सिग्निफिकेंस रहा इंडिया के मार्केट में, इंडिया के कल्चर में, इंडिया की इकोनॉमी में, उसे हम लोग यहाँ पे आज कंप्लीट कर रहे हैं। आई होप आप लोगों को इस पर्टिकुलर वीडियो के में समझ में आया होगा कि पोर्टुगीज़ों का इंडिया में क्या सिग्निफिकेंस रहा है एंड किस वजह से पोर्टुगीज़ इंडिया में आए थे और किस बेसिस पे क्या क्या असर छोड़ के जाए हैं, वो भी आपको समझ में आया होगा, राइट। सो बिफोर गोइंग, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू ऑल कि हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए और उनको भी इस पर्टिकुलर सीरीज़ का बेनिफिट्स पहुंचाइए, ठीक है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल मत भूलिएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और साथ ही साथ आपको ये भी नहीं भूलना है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस पर्टिकुलर चैप्टर के नोट्स के लिए व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक जो है वो डिस्क्राइब करी हुई है। जल्दी से जल्दी उसे ज्वाइन कर लीजिए एंड स्टे कनेक्टेड, स्टे विद अस। हम लोग एक नया वीडियो ला रहे हैं, एक नए कम्युनिटी से शुरुआत कर रहे हैं हमारे आने वाले सेशन में, जिसका नाम है द डच, ठीक है। सो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए